बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पद्य खंड का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु, जो सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ पाठ है, इस कविता का रिवीजन कराया, पुनरावृत्ति कराई मैंने इसकी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पावस ऋतु है ये पैराग्राफ, गिरिका गौरव गाकर झरझर, ये दोनों पैराग्राफ की पुनरावृत्ति करा दी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो अपना इससे पहले वाला वीडियो वो देखा होगा। नहीं देखा है तो देखिए, ताकि पूरे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए। और अब बारी है इस पाठ के जो तीसरे पैराग्राफ की, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिए। इसको पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी इसकी पुनरावृत्ति के साथ बताऊंगी। इस अनुच्छेद को पढ़ाने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत अल्मोड़ा के रहने वाले थे। तो वे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित थे, और यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों का सौंदर्य उन्हें बहुत लुभाता था। और पर्वतीय क्षेत्र में अगर पावस ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, तो वो सबसे ज़्यादा लुभावनी लगती है। कवि को भी वो मोहित कर रही थी, कवि को भी बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ का रूप था, परिवर्तित होता हुआ रूप, उसका वर्णन किया है। तो कहते हैं कि यहाँ पर तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति का जो रूप है वो पल पल परिवर्तित होता है, हर क्षण परिवर्तित होता है। और पर्वत जो है, जो मेखला के आकार का है, करधनी के आकार का है, वो अपने विशाल स्वरूप को नीचे, जो उसके पैरों के पास दर्पण के समान तालाब है, उसमें दिखाई दे रहा है। तो अपने स्वरूप को वो उसमें देख रहा है। फिर जो पहाड़ों पर गिरने वाले झरने थे, उन झरनों का वर्णन किया है कवि ने, कि जो झरने हैं वो झरने कैसे लग रहे हैं, जैसे गिर के गौरव की गाथा गा रहे हैं, गिर के गौरव का यशगान कर रहे हैं। और ऐसा यशगान कर रहे हैं जैसे वे पूरे शरीर को की नस नस को उत्तेजित कर देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और झरने से निकलने वाली जो पानी की बूंदें हैं, वो पानी की बूंदें ऐसा लगता है जैसे पारदर्शी पानी की बूंदें हैं, मोती की लड़ियां कहीं बिखर गई हैं वातावरण में, ऐसा सुंदर प्रतीत होता है। इसके साथ उन्होंने और एक चीज कही कि पहाड़ों पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वे वृक्ष नहीं है, बल्कि पहाड़ों के हृदय की ऊंची आकांक्षाएं हैं, जो शांत आकाश को एकटक अपलक निहार रहे। तो इस तरह से कवि ने दोनों पैराग्राफ में कविता के में पहाड़ी क्षेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है। और जो इसका तीसरा पैराग्राफ बचा है, अब मैं उसको बताती हूँ। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। तो कवि ने कहा भूधर, भूधर का मतलब होता है पर्वत। कवि को कैसा लग रहा है, वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, वर्षा से वातावरण जो है वो पूरा कुहासे से भर गया है, और ऐसा कुहासा हो गया कि पर्वत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कवि ने कल्पना की कि ऐसा लग रहा है जैसे उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर यानी पर्वत, पर्वत जो है वो अचानक कहीं उड़ गया हो। कैसे उड़ गया हो? फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर, यहाँ मैंने देखिए लिखा है पारद के पर, बादलों के पंख लगाकर। यानी कि पर्वत क्या किया है, जैसा लग रहा है कि वो बादलों के पंख लगाकर कहीं अंतर ध्यान हो गया हो, उड़ गया हो।
क्योंकि कवि को उस कुहासे में वर्षा की तेजी के कारण वातावरण में जो कुहासा छा गया है, उस कुहासे में कहीं भी पर्वत दिखाई नहीं दे रहा। तो कवि ने कल्पना की है कि वर्षा ऋतु के कारण जब पर्वत दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के पंख लगाकर ये पर्वत कहीं उड़ गया हो। और जब पर्वत उड़ गया तो देखिए आगे क्या होता है, रव शेष रह गए हैं निर्झर। अब निर्झर का मतलब झरना, रव शेष रह, रव मतलब आवाज। और जब दूर से चारों ओर वातावरण में कुहासा छा गया है, कहीं भी पर्वत दिखाई नहीं पड़ रहा, हर जगह ये लग रहा है सिर्फ धुआं सा प्रतीत हो रहा है, चारों ओर जैसे पूरा वातावरण धुएं से भर गया हो, उसमें पर्वत कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कवि ने कल्पना की कि पर्वत जो है वो बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गया है। तो और उस कुहासे के में ही कहीं दूर से कवि को झरने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो उन्होंने कहा रव शेष रह गए हैं निर्झर। रव का मतलब आवाज सिर्फ शेष सुनाई पड़ रही थी, झरने दिखाई नहीं पड़ रहे थे। झरनों के पानी के गिरने की आवाज कवि के कानों में पड़ती है तो वो दिखाई पड़ता है। तो कवि ने कल्पना की है टूट पड़ा भू पर अंबर। और दूर क्षेत्र से जब कवि इस आकाश मंडल को देख रहा है, इन पहाड़ों को देख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे टूट पड़ा भू पर अंबर। भू मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। तो आकाश जैसे लग रहा धरती पर टूट पड़ा हो, क्योंकि दूर क्षेत्र से यदि हम कहीं दूर खड़े रहते हैं तो उस दूर क्षेत्र से हमें अगर निहारते हैं तो हमें अपने से बहुत दूर देखने पर ऐसा लगता है धरती और आकाश एक जगह पर कहीं आके मिल गए, जिसको हम क्षितिज भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि वातावरण में चारों ओर कुहासा छा गया है, न पहाड़ दिखाई पड़ रहा है न झरने दिखाई पड़ रहे हैं, तो कवि ने कल्पना की कि पहाड़ तो बादलों के पंख लगाकर जैसे कहीं उड़ गया हो, और झरने क्या कर रहे हैं, झरने दिखाई नहीं दे रहे तो उनके गिरने की जो आवाज है वो सुनाई पड़ रही है। तो कवि ने कहा कि रव शेष रह गए निर्झर। तो जो झरने की आवाज है सिर्फ वो शेष बचे हैं। और कवि को क्या लगता है जैसे टूट पड़ा भू पर अंबर। अंबर यानी आकाश जो है जैसे धरती पे टूट पड़ा हो। धरती और आकाश इस कुहासे में एक से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, तो एक से प्रतीत हो गए हैं, बिल्कुल मिल गए हों। आगे उन्होंने क्या कहा, धस गए धरा में सभय शाल। धस गए धरा में, धरा मतलब धरती। अब शाल के वृक्ष जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों पे बहुतायत दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। और कवि ने इस कुहासे में जब शाल के वृक्ष भी उसे नहीं दिखाई पड़ते हैं तो उसने क्या कल्पना की है, ऐसा लग रहा धस गए धरा में सभय शाल। सभय भय सहित, शाल यानी शाल के वृक्ष। तो कवि ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर जो शाल के वृक्ष हैं वो डर के मारे इस वातावरण की, जो वर्षा ऋतु में जो वातावरण कुहासे से भरा हुआ, चारों ओर वर्षा ही वर्षा दिखाई पड़ रही है और कुहासे से भर गया है, धुआं सा लग रहा है जैसे पूरा वातावरण जल रहा हो, धुएं से भर गया हो। तो ऐसा लग रहा है कि शाल के जो वृक्ष हैं वो शाल के वृक्ष भी डर के मारा कहीं धरती में जाकर धंस गए हैं, छिप गए हैं। वो शाल के वृक्ष भी नहीं दिख रहे, शाल के वृक्ष भी नहीं दिख रहे हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो भी भयभीत हो गए हैं वातावरण की इस भयावह रूप को देखकर। वातावरण के इस भयावह रूप को देखकर ये शाल के वृक्ष भी जैसे डर गए हों और डर करके वो डर के मारा धरती में कहीं छुप गए हैं, धरती में कहीं छिप गए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो कवि ने ये कल्पना की कि शाल के वृक्ष भी डर के मारे धरती में कहीं
धंस गए हैं। और देखिए आगे उन्होंने, कवि ने क्या कहा, उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब वातावरण में चारों ओर कुहासा है, जिसको कवि ने कल्पना की कि धुएं से भर गया है। और पहले वाले पैराग्राफ में कवि ने ये कहा था कि जिसके चरणों में पला ताल, कवि ने कहा था जिसके चरणों में पला ताल, यानी कि पहाड़ के ठीक नीचे तालाब है। और वातावरण, जब वर्षा का वातावरण होता है और ठंड के दिनों की वर्षा हो, तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि जैसे कुहासा उड़ रहा है। तो पानी के भीतर से भी धुएं की तरह कुहासा जो है वो उड़ रहा है और पूरे वातावरण में छा गया है, जिसकी वजह से न तो वहाँ पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, न वहाँ झरने दिखाई पड़ रहे हैं, और न शाल के वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आकाश भी धरती पर टूट पड़ा हो, ऐसा वातावरण हो गया है। शाल के वृक्ष भी डर कर जैसे धरती में धंस गए हों। और कवि ने कहा कि जो पर्वत के चरणों के नीचे तालाब था, वो तालाब ऐसा लग रहा था वो जलने लगा हो और उसमें से धुआं निकल रहा हो। यानी कि जब जाड़े की ऋतु में वातावरण चारों ओर कुहासे से भर जाता है तो धुआं सा उड़ता सा प्रतीत होता है। तो कवि ने उसी की कल्पना की है यहाँ पर। उन्होंने माना कि तालाब में से धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं नहीं है बल्कि तालाब जल रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, तालाब जो है वो जल रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये वातावरण का दृश्य सुमित्रानंदन पंत जी ने खींचा है और हमारे सामने रखा। और आगे उन्होंने कहा कि देखिए, वातावरण को देखकर जो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश हो रहा है, वहाँ पर कवि ने ये कहा है कि जो वातावरण का परिवर्तन देखते हैं उन्हें वो परिवर्तन नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता कोई जादू का खेल हो रहा है, जादू के खेल के समान लगता है। तो उन्होंने उसी को एक चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, एक चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब कवि ने कहा यूं जलद यान, जलद का मतलब बादल, यान का मतलब सवारी, और जलद यान यानी बादलों की सवारी। कवि ने कहा कि और जो बादलों वर्षा के देवता होते हैं वो इंद्र होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर भगवान इंद्र के जादुई खेल का वर्णन किया है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा नहीं है, वातावरण को इतना प्रभावित कर दी है कि कवि को ये लगने लगा जैसे इंद्र भगवान भी अपने बादलों की सवारी करते हुए पूरे आकाश मंडल में घूम घूम कर कोई जादुई खेल दिखा रहे हो। इंद्र खेलता इंद्रजाल था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो भगवान इंद्र की कल्पना की कि भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे बादलों की सवारी करते हुए कोई जादुई खेल दिखा रहे हैं। इसीलिए वातावरण में ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। वातावरण के परिवर्तन को कवि ने किन किन रूपों में देखा। उन्हें लगता है कि वातावरण में पहाड़ जो है बादलों के पंख लगा के उड़ गए हैं, और जो झरने हैं वो इस धुएं के वातावरण में कहीं लुप्त हो गए हैं। अब उनके रव शेष रह गए, सिर्फ आवाजें शेष रह गई हैं। यानी कि कवि को ये निश्चित है कि कुहासे के कारण वातावरण में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, और जब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है तभी उसने ये सारी कल्पना की है, ये चित्रात्मक स्वरूप बांधा है। और फिर उन्होंने आगे कहा, ऐसा लग रहा था कवि को कि जो आकाश है वो धरती पर टूट पड़ा है, शाल के वृक्ष जो हैं वो डर के मारे धरती में धंस गए हैं, और
आकाश जो है धरती पर टूट गया है और तालाब में जैसे आग जल रही हो, आग लगी हो, आग जल रही हो और उसमें से धुआं निकल रहा, और वही धुआं है जो पूरे वातावरण को घेर लिया है, जिसके कारण न पर्वत दिखाई पड़ रहा है, न झरने दिखाई पड़ रहे हैं, न आकाश, ये लग रहा कि आकाश और धरती अलग अलग है, बल्कि ये लग रहा कि आकाश धरती पर टूट पड़ा है, शाल के वृक्ष कहीं लुप्त हो गए हैं। तो ये चित्रात्मक शैली का वर्णन कवि ने किया और अंत में उन्होंने कहा कि यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ऐसा लग रहा था बादलों की सवारी करता हुआ इंद्र भी अपना कोई जादुई खेल दिखा रहा है। वातावरण ये वर्षा का नहीं लग रहा, बल्कि एक जादू का खेल, क्योंकि उस जादू के खेल में ही तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति का वेश जो है पल पल परिवर्तित होगा, ये वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कवि ने इस तरीके से धरती के जो बदलते स्वरूप को उसका वर्णन किया है। और काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो काव्य सौंदर्य में पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है उस समय बादलों का जो स्वरूप होता है उसका सुंदर चित्र कवि ने देखा है। कवि को बादल के बदलते स्वरूप दिखाई पड़ते हैं और कभी वो लगता है कि इंद्र भगवान का जादुई खेल है। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु थोड़ी ही देर में प्रकृति की जो सारी चीजें हैं वो अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, अनोखे रूप में दिखाई पड़ने लगती हैं। वातावरण में बदलाव इतनी तेजी से होता है कि कवि को ये नहीं लगता कि वातावरण का ये बदलाव है, बल्कि ये लगता है जैसे इंद्र का ये कोई इंद्रजाल हो, इंद्र भगवान का कोई ये जादुई खेल हो, और जिसके इस जादू के खेल से पूरा वातावरण जो है इस तरह परिवर्तित हो रहा है। तालाब से निकलने वाले धुएं से पूरा वातावरण ऐसे भर गया है जैसे कि लग रहा है कि जो शाल के वृक्ष हैं वो डर कर धरती में धंस गए, आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा है और पहाड़ जो हैं वो बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गए हैं। तो वातावरण का चित्र पंत जी ने इस तरह खींचा है। धुआं उठने से ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ अपने प्रचंड रूप में आ गया है। प्रचंड भाव को यहाँ पे कवि ने दिखाया है और शब्दों का जाल ऐसा सुंदर है, इंद्र खेलता इंद्रजाल, यानी इतने सुंदर ढंग से, जो इतने सटीक कहना चाहिए, सुंदर ढंग से शब्दों का प्रयोग किया है कि भाव की अभिव्यक्ति तो स्वयं हो जाती है। तो कवि ने यहाँ पर यही कहा है कि वातावरण का जो रूप है वह बहुत अनोखा लग रहा है, जिसे देखकर ये नहीं लग रहा कि वर्षा ऋतु है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई जादुई खेल हो। तो यहाँ पर ये भाव सौंदर्य कहना चाहिए, ये इस कविता का भाव सौंदर्य है। क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सिर्फ सरलार्थ नहीं आता कि आप सरल शब्दों के अर्थ लिख दीजिए, आपको भावार्थ आता है। भाव क्या छिपा है कविता की पंक्तियों में, आपको वो बताना है, इसके माध्यम से आपको इस कविता का अर्थ बताना है। तो कवि ने यहाँ पर ये कहा है। और साथ ही साथ भाषा खड़ी बोली की है। खड़ी बोली के साथ सुंदर सटीक शब्दों का प्रयोग कर एक वर्षा ऋतु के प्रचंड भयभीत कर देने वाली वर्षा ऋतु का जो स्वरूप है उसको कवि ने वर्णन किया है। इसीलिए उसको इंद्र का इंद्रजाल कहा है और बड़ी बारीकी से उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ वो कहते हैं धस गए धरा में, तो ध वर्ण की आवृत्ति होती है और ये ध वर्ण की जो आवृत्ति है उससे अनुप्रास अलंकार बनता है। पुनरुक्त प्रकाश की तो इनकी पंक्तियों में भरमार होती है, चारों ओर हर शब्द के साथ वो कहते हैं। और उड़ गया अचानक लो भूधर, उठ रहा धुआं जल गया ताल में जो है वो अत्युक्ति का वर्णन है, अलंकार है। जलदयान में रूपक अलंकार है, बादलों का जो सवारी के रूप में माना गया है ये रूपक बांधा गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार हुआ। यानी कि
सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो कविता के सौंदर्य को व्याख्यायित करते समय तमाम अलंकारों को तमाम शैली में परिवर्तन कर चित्रात्मक शैली, गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता को भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे कि उन पंक्तियों को लयात्मकता से पढ़ा भी जा सकता है, उनके भावों को समझा भी जा सकता है। तो ये हुआ, भाषा इतनी प्रभावी है, सरल और सुबोध तो है, क्योंकि उसके एक एक शब्द जो हैं वो वातावरण की चित्रात्मकता को प्रस्तुत करते हैं, वातावरण के सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं। तो भाषा बहुत प्रभावशाली हो जाती है। टूट पड़ा भू पर अंबर, कितना सुंदर ढंग से कहा कि लो टूट पड़ा भू पर अंबर। कैसा लगता है कि आसमान धरती पर टूट पड़ा हो। आसमान टूटना बहुत ढंग से कहें तो मुहावरेदार भाषा है। आसमान टूटना, वज्र गिरने जैसा मूसलाधार जहां बारिश होती है उसे आसमान टूटने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो एक नई चीज और मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी इस भाषा में मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके ये भाव की अभिव्यक्ति को और स्पष्ट करते हैं, यानी कि भाव की अभिव्यक्ति सटीक हो जाती है। जैसा वातावरण है ठीक वैसा ही चित्र यहाँ पर वो अंकित करते हैं, ताकि हर पढ़ने वाले को वो भाव की अभिव्यक्ति स्वयं हो जाए। तो इन्होंने मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है। और ये आकाश टूटना शब्द जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली जो मूसलाधार वर्षा है, मूसलाधार वर्षा का मतलब अत्यधिक वर्षा, वो अत्यधिक वर्षा ने वहाँ के पर्वतीय वातावरण को कैसे परिवर्तित कर दिया है इसको स्पष्ट कर रहे। इसलिए कवि ने यहाँ पर आकाश के टूटने की बात की है कि जैसे लगता है कि आकाश धरती पर टूट गया है। तो कितने सुंदर ढंग से भावों को अभिव्यक्त किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको संक्षेप में सार स्वरूप यानी सारांश के रूप में थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि पंत जी प्रकृति के जब सुकुमार कवि हैं तो उन्होंने प्रकृति के कण कण को जिया है, देखा है, अनुभव किया है। वो जानते हैं प्रकृति का जो स्वरूप बदलता है वो कितना लुभावना होता है, भयावह तो होता ही है। उन्होंने भयावह चित्र यहाँ खींचा है, आकाश के टूट पड़ने की बात की है, पहाड़ों के उड़ जाने की बात की है, झरनों के अंतर ध्यान हो जाने की बात की है, और शाल के वृक्ष को भयभीत होने की बात की है कि भय डर कर वो धरती में धंस गए। तो एक भयावह वातावरण का स्वरूप तो दिखाया है। उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये दिखाया है कि वर्षा जो है मूसलाधार है, अत्यधिक वर्षा है। पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ों के बीच, तालाब, पहाड़ के बीच जब मूसलाधार वर्षा होती है तो वातावरण जैसे लगता है कि पूरा उस पानी के साथ बह जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। उसी कल्पना को आप भी सोचिए कि पहाड़ों में जब वर्षा होती होगी तो कैसा लगता होगा। तब आपको इस कविता की पंक्ति के एक एक शब्द जो हैं वो अपने आप चित्र बनकर आपके सामने, आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएंगे। तो कवि ने क्या बताया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा है, फड़का अपार पारद के पर, बादलों के पंख लगाकर पहाड़ जो है उड़ गया। कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किए हैं। एक पर्वत के लिए उन्होंने तमाम पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे पर्वत तो उन्होंने कहा ही है, फिर भूधर कहा है, तत्सम शब्दों की भरमार है, निर्झर, भू, अंबर। तो देखिए तत्सम, रव, शेष, ये सारे शब्दों की शुद्धता भावाभिव्यक्ति के लिए बहुत प्रभावी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों पैराग्राफ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और कठिनाई तो ऐसे इसमें कुछ भी आपको नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। शब्द बहुत तत्सम है, शुद्ध है,
छायावादी जितने भी कवि होते हैं उनकी भाषा ऐसी ही होती है, खड़ी बोली के साथ साथ शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो पढ़ने में आपको थोड़े कठिन भले लगे लेकिन भाव की अभिव्यक्ति के लिए बिल्कुल सटीक होते हैं और सही होते हैं, सुंदर होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो पर्वत का मानवीकरण कर दिया है, वृक्षों का मानवीकरण कर दिया है, वो सारा वर्णन यहाँ पर इतने सुंदर ढंग से चित्रात्मक शैली में वर्णित है, जिसे पढ़कर ये लगता है कि साक्षात हम पर्वतीय क्षेत्र में जी रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शाल के जो वृक्ष हैं डर कर धरती में धंस गए हों और वातावरण में धुआं ही धुआं भर गया है। बच्चों, धुआं का जो पर्याय है वो कुहासे से। जब जाड़े के दिन में आप कभी बहुत ठंड पड़ती हो, शीतलहर चलती हो और अब वातावरण में चले जाइए, पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा होता है, मैदानी क्षेत्रों में भी आपको धुएं की तरह उड़ता हुआ वातावरण दिखाई देगा और पहाड़ों में तो ऐसा लगेगा जैसे वो धुएं से करीब की चीजें भी नहीं दिख रही। तो कभी जिन स्थानों पर रहा होगा, जिस स्थान पे बैठ करके उसने इन सारी चीजों की कल्पना की होगी, उसका यदि हम स्वरूप आंकें तो ऐसा लगेगा कि निश्चित ही कवि की कल्पना का ये साकार स्वरूप है। यानी कि जो चीज उन्होंने देखी है उन सारी चीजों को साक्षात महसूस किया है। वर्षा ऋतु को वहां बैठकर, वहां देखकर उन्होंने महसूस किया है कि वास्तव में वातावरण कैसा होता होगा, ये चीज बताई गई है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पावस ऋतु कितनी सुंदर तो होती है, लेकिन कभी कभी उसकी स्थिति कितनी भयावह भी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण उस वर्षा के साथ बह जाएगा कहीं। इसीलिए तो शाल के वृक्ष डर के धरती में धंस गए, इसीलिए तो तालाब से उठता हुआ जो धुआं है वो झरने और पहाड़ों को अपने में लुप्त कर लिया है। सारी चीजें डूब गई हैं उसी के अंदर और रव शेष रह गए, सिर्फ झरने की आवाजें सुनाई पड़ रही। कवि ने कल्पना की है झरने की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, ना तो वो दिखाई पड़ रहा है और आवाजों के माध्यम से ये जाना जा रहा है कि वहां झरना है। जो झरना यशगान कर रहा था पहाड़ों का, वो झरना वातावरण में सिर्फ लुप्त हो गया है, उसमें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कवि ने कल्पना की है। तो वास्तव में देखा जाए तो बहुत चित्रात्मक शैली है, शब्दों का इतना सुंदर समावेश है कि भाव की अभिव्यक्ति अपने आप हो जाती है। कवि ने यहाँ पर ये कहा है कि वर्षा के जो देवता हैं इंद्र, वो कोई जादूगरी कर रहे हैं, कोई बादल को अपना यान बनाकर, सवारी बनाकर, वो ऐसा लग रहा है जैसे घूम घूम कर कोई जादुई खेल दिखा रहे हैं, जिससे वातावरण में पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश पर हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से भावों को स्पष्ट किया है। तो मैंने आपको ये पद्य खंड का ये पाठ पर्वत प्रदेश में पावस के तीनों पैराग्राफ को 2 वीडियो के माध्यम से भावार्थ, काव्य सौंदर्य, सरलार्थ, शब्दार्थ सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। आपको काव्य सौंदर्य भी बताया है। और प्रश्नों की बात करें तो जो आपके प्रारंभ में वीडियो गए हैं उसमें सारे पाठ पढ़ाए गए थे और उसमें प्रश्नों के उत्तर भी कराए गए थे। इसलिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपको प्रश्नों में कोई कठिनाई होगी, और यदि होती है तो आप उसे ऑनलाइन कक्षाओं में पूछ लीजिएगा। मैंने अभी यहाँ पुनरावृत्ति के तौर पर यहाँ पर भाव अभिव्यक्ति, सरलार्थ, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
और फिर मैं इस पाठ को यहीं समाप्त कर रही हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नए पाठ के साथ और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी कोई एक नया अध्याय जो इसके बाद के अंश में होगा, उस पाठ की पुनरावृत्ति कराऊंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।